हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड 2023 बैच नाविक डीबी जीडी और यांत्रिक के लिए फुल मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। और ये मॉक टेस्ट नंबर होने वाला है 4। अगर अभी तक आपने 1, 2, 3 मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो आपको कहाँ चले जाना है, प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने इंग्लिश का अलग से मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट इंग्लिश कोस्ट गार्ड का, ओके, और साइंस का भी है। तो दोनों ही आप जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब की बार कोस्ट गार्ड पार करने वाला है। अभ्यास पेपर सेट भारतीय तटरक्षक बल सेक्शन 1 के लिए है, नाविक जीडी हो, डीबी हो या फिर यांत्रिक हो, सही तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेक्शन 1 चाहे वो डीबी का एग्ज़ाम दे, जीडी का एग्ज़ाम दे या फिर यांत्रिक का दे, तीनों ही के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें 35 पेपर है, ये 4 नंबर पेपर डिस्कस कर रहे हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए और आप लोग का अच्छा खासा सपोर्ट भी आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और सच में सपना ही है कोस्ट गार्ड में ही जाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और पूरे सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए, आप बैच ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको मिलेगा। बैच ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे मैसेज कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, एंड सपोर्ट प्लीज़ ज़रूर कर दिया करिए। सारे बच्चे देखते हैं बट कुछ बच्चे हैं जो लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। आपका उसमें कुछ जाता वगैरह नहीं है, पैसा नहीं लगता है लाइक करने में, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सपोर्ट कीजिए। उसके बाद देखिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यास पेपर सेट नंबर 4 है, सेक्शन 1 के लिए है। और जो मार्क्स आपका 60 नंबर का होता है, 45 मिनट टाइम रहता है, जिसमें निगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहता है। ये रोज़ मैं इसलिए बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो नए जुड़ते हैं जिनको पता नहीं रहता है। और 15 क्वेश्चन होता है आपका इंग्लिश का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, 15 क्वेश्चन है इंग्लिश में, तो आपको सारा का आंसर जवाब देना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, प्लस पॉइंट ये है आपका। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। तो सबसे पहले पार्ट में इनकरेक्ट दिया गया है और इसमें क्या इनकरेक्ट हो आपको बताना है। ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर हिज सक्सेस इन द 100 मीटर रेस। ओके, ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर हिज सक्सेस इन द 100 मीटर रेस। तो किस में गलती है, ए में गलती है कि बी में गलती है कि सी में गलती है कि डी में गलती है। तो आपको बताना है कि किस में गलती है। इसमें नहीं दिया गया है कि नॉन ऑफ दीज, मतलब कि तो ये तो फिक्स है कि किसी में ना किसी में गलती है। ओके, नहीं तो ऑप्शन रहता है नॉन ऑफ दिस, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो चलिए देखते हैं कौन बचाता है। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको कि किस पार्ट में गलती है। अब मैं बता दूं, आपका बी पार्ट में गलती है और बी पार्ट में क्या गलती है ये आपको बताना है, राइट। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, दिस इज ए गुड डैश डैश फॉर द स्कूल। अब क्या होगा, दिस इज ए गुड साइट फॉर द स्कूल, दिस इज गुड साइट फॉर द स्कूल, साइट फॉर द स्कूल या फिर स्पॉट फॉर द स्कूल। दिस इज ए गुड साइट फॉर द स्कूल होगा, क्या होगा, साइट होगा, साइट होगा, स्पॉट होगा, क्या होगा। ओके, तो आपको बताना है कि 2 का आंसर क्या होगा। ओके, तो आपको बताना है दिस इज ए गुड साइट क्या होगा फॉर द स्कूल, इसमें आपको बताना है। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट इसमें आंसर क्या होगा, इसका मतलब तो क्या होगा, स्पॉट मीन्स जानते हैं धब्बा, साइट मीन्स दृश्य होता है। दिस इज ए गुड साइट, तो आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा साइट है फॉर द स्कूल के लिए। ओके, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन इच ब्लैंक। ओके, ही इज डैश डैश स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ आवर क्लास। थोड़ा सा भी अगर आप कॉमन सेंस यूज़ कीजिएगा तो ठीक कर दीजिएगा। ऑप्शन ए में दिया है ए, बी में दिया है एन, सी में दिया है द और डी में दिया है नो आर्टिकल। ओके, तो आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन ईच ब्लैंक। तो ही इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, एन स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, द स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, नो आर्टिकल क्या होगा आपको बताना है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे क्या है, ए है। ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सुपर स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट।
पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले किस आर्टिकल का यूज़ करते हैं, तो वो आर्टिकल करते हैं द का उपयोग। एन का क्यों करेंगे, एन का क्यों करेंगे भाई सुपरलेटिव डिग्री से पहले, तो यहाँ पे द यूज़ करेंगे। ईजी है, बहुत सारे बच्चे इसमें भी गड़बड़ कर रहे हैं, तो ऐसा ना करिए, आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और 4 में दिया है आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पे आपको बताना है व्हाई डिड यू नोट थ्रू द बैग अवे, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो नोट थ्रू की जगह पे आपको क्या होगा, नोट थ्रो होगा, या फिर हैड नॉट थ्रो, या फिर नॉट थ्रोन, या फिर डी होगा नो इम्प्रूवमेंट। तो 4 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। व्हाई डिड यू नॉट थ्रू ओके द बैग अवे। अब यहाँ पे डिड ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे थ्रो ना होकर के क्या होगा, थ्रो होगा, नोट थ्रो होगा। ऑलरेडी आ चुका है डिड, तो नोट थ्रो। ओके, क्या आंसर होगा, नोट थ्रो। ऑप्शन ए इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट थ्रो इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है चूज वन वर्ड फ्रॉम द वॉइस फ्रॉम द चॉइस। ओके, तो चॉइस से अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन। अब इसको क्या कहते हैं, अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन। ओके, तो फ्लिप पैंट, फ्लिप साइड, फ्लिप फ्लॉप, या फिर फ्लिंट लॉक। अब क्या होगा, 5 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन को क्या बोलते हैं। ये सारे बच्चे गलती करने वाले हैं, 100% सारे बच्चे गलती करेंगे, लिख लीजिए। तो इसका आंसर होने वाला है क्या होगा, फ्लिप साइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 पे चलेंगे ना, 6 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका चेंज द वॉइस। अब वॉइस आपको बताना है कि वॉइस कौन सा आपका सही होने वाला है। चेंज द वॉइस। वॉइस में क्या दिया है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। आप किसी की मदद करिएगा, भगवान आपकी मदद करेगा, इस टाइप से है ये सेंटेंस। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ओके, हु हेल्प देमसेल्व्स। ओके, हाँ, तो दोज हु हेल्प देमसेल्व्स हेल्प गॉड, ए में दिया है। बी में दिया है दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्पेड बाय गॉड। सी में दिया है दोज हु हेल्प गॉड हेल्प देमसेल्फ। डी में दिया है दोज हु आर हेल्पेड बाय द टॉम्स बाय देमसेल्व्स। ओके, हेल्पेड बाय गॉड। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। कौन सा होगा आंसर बताइए फटाफट। तो मैं बता दूं, यहाँ पे सेंटेंस देखिए, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कैसे बनेगा, दोज हु हेल्प। तो दोज हु हेल्प 3 में सही है। और देखिए यहाँ पे आर आ गया है, तो आर का कोई सेंस ही नहीं बनता। ओके, तो ये गलत है। अब दोज हु हेल्प, तो ये तीनों सही है। और उसके बाद दोज हु हेल्प के बाद यहाँ पे आप देखेंगे हु हेल्प के बाद यहाँ पे गॉड है क्या, हु हेल्प गॉड हेल्प देमसेल्फ, नो, ये भी गलत है। हेल्प के बाद क्या है, देमसेल्फ से। तो दोज हु हेल्प, देख सकते हैं यहाँ पे दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, मतलब ये पूरा उठ गया है। और पूरा ये यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, मतलब ए और बी यहाँ तक करेक्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है आर हेल्पेड बाय गॉड, कि हेल्प गॉड। अब यहाँ पे पैसिव बनाते हैं तो हेल्पेड बाय वर्ब 3 यूज़ करते हैं, आपको पता है। तो ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम आपको बताना है क्या होगा, एफ्लुएंस का एंटोनिम बताना है, राइट। एफ्लुएंस का एंटोनिम बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है माइजरी, स्टैग्नेंस, ऑप्शन सी में है नेगलेक्ट, ऑप्शन डी है पॉवर्टी। तो एफ्लुएंस का आपको बताना है कि इसका क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो एफ्लुएंस का एंटोनिम क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो एफ्लुएंस का एंटोनिम हो जाएगा, एफ्लुएंस मतलब क्या होता है, एफ्लुएंस चलिए बता देंगे तो बता ही दीजिएगा। तो एफ्लुएंस का एंटोनिम बता दूँ, पॉवर्टी हो जाता है। पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी टाइप। ओके, एफ्लुएंस। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। चलिए सिनोनिम बताना है स्पोरैडिक का।
स्पोरैडिक। ओके, स्पोरैडिक का सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन ए में दिया एपिडेमिक, ऑप्शन ए विरलिंग, ऑप्शन सी है ओकेजनल, ऑप्शन सी है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब स्थिर होता है, स्पोरैडिक का मतलब आपको बताना है, राइट। स्पोरैडिक, स्पोरैडिक। ओके ओके, तो इसका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का तो यहाँ पे एपिडेमिक आप समझते हैं, अभी कितना कोरोना काल में एपिडेमिक, पैंडेमिक, ये सारा कुछ आप लोग को समझ में आ गया। ओके, हाँ, विलिंग 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 होगा नहीं, स्टैग्नेंट स्थिर नहीं होगा। ओकेजनल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किस चीज़ का, स्पोरैडिक का। ओके, स्पोरैडिक का ओकेजनल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका, हाँ, ओकेजनल और स्पोरैडिक का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका चलेंगे 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन आप लोग को पढ़ा रखा है मैंने, तो प्रीपोजिशन आप जरूर बताइएगा। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, देयर इज ए ब्रिज ऑन द रिवर, देयर इज ब्रिज डाउन द रिवर, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अब आपको बताना है ये आंसर क्या होगा, तो मैं बता देता हूँ। देयर इज ए ब्रिज क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो ये ब्रिज कहाँ है, ऑन द रिवर, रिवर पर है, एकदम सटा है क्या, नहीं, तो ऑन नहीं होगा। डाउन द रिवर, रिवर के नीचे, नो भाई साहब, रिवर के नीचे ब्रिज, ये नहीं। अक्रॉस, अक्रॉस कब करते हैं, जब आप पार वगैरह करते हैं, तो उस टाइम अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द यूज़ करते हैं। तो ओवर द रिवर, जो ये ब्रिज है वो कहाँ पे है, ओवर द रिवर, मतलब कि ओवर का मतलब कब होता है, जब आपसे मतलब कि वो कुछ ऊंचाई पर है, जैसे कि ओवर द आपका एरोप्लेन, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ब्रिज के यहाँ पे आपको क्या लग जाएगा, ब्रिज ओवर द रिवर। तो 9 का ओवर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट, सॉरी, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच आपको यहाँ पे बताना है। आइडेंटिफाई द डायरेक्ट स्पीच आपको यहाँ पे बताना है। देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया आइडेंटिफाई द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच पे जैनेट एक्सक्लेमेड दैट शी हैड लॉस्ट ऑल हर बिलोंगिंग्स एट द एयरपोर्ट दैट मॉर्निंग। ओके, तो अब आपको बताना है जैनेट एक्सक्लेमेड दैट शी हैड लॉस्ट, उसने खोया है कुछ और कुछ खोइएगा तो क्या होगा, एक्सक्लेमेड के साथ वो आपको बताना है, कुछ खो रहा है। ऑल हर बिलोंगिंग्स, जितना बिलोंग्स मतलब कि सारा कुछ, एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे, दैट मॉर्निंग, मॉर्निंग के टाइम पे। तो ये तो आपका यहाँ पे मेरे को लग रहा है ये आपका ये बना दिया गया है, मतलब कि ये आपका पैसिव, मतलब कि इनडायरेक्ट स्पीच इसको कर दिया गया, मतलब कि ये आपका इनडायरेक्ट बना दिया गया है। ओके, और इसमें बताना है डायरेक्ट, मतलब कि आपको उल्टा दिया गया है। ओके, ज़्यादातर पूछता है इसमें से देता और ये आपको बनाने के लिए देता। ओके, तो चलिए इसमें से ही देखते हैं A B C D कौन सा। तो जैनेट सेड आई हैड टू लॉस ऑल माई बिलोंगिंग्स एट द एयरपोर्ट दिस मॉर्निंग। हाँ, तो देखिए यहाँ पे चेंज करना है। दिस क्या चीज़ में चेंज होता है, डैट में चेंज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस किस चीज़ में चेंज होता है, डैट में चेंज होता है। तो यहाँ पे है और क्वेश्चन में है डैट, इसका मतलब ये दिस सही है, ये दिस सही है, और यहाँ पे डैट है, तो सी और डी ऐसे ही गलत हो गया। इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है क्वेश्चन को, इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि दिस का चेंज होता है डैट में, देन नाव का देन, इस टाइप से आपको चेंज होता है। ओके, तो ये आपका इस तरीके से। तो यहाँ पे दिस का किस चीज़ में चेंज होता है, डैट में। तो यहाँ पे ऑलरेडी डैट दिया है, तो डैट का डैट थोड़ी होता है, और डैट का डैट थोड़ी होता है। तो सी और डी गलत हो गया, मतलब कि अब बताना है आपको, ये आपका हट गया है। अब समझिए सिर्फ ए और बी में बताना है। अब ए और बी में देखिए, जैनेट सेड आई हैड दिया है यहाँ पे, टू लॉस ऑल माई बिलोंगिंग्स एट द एयरपोर्ट दिस मॉर्निंग, राइट राइट राइट। तो बिलोंगिंग्स एट द लॉस्ट ऑल माई बिलोंगिंग्स होगा कि हैड टू लॉस। अगर हैड होता तो यहाँ पे हैड नहीं होकर हैड बिन में जुड़ जाता। ओके, तो ये ए आपका गलती है, और बी इसलिए सही है कि लॉस्ट है, तो ये तभी जाके आपका बना है, आपका हैड बना है। ओके, तो सी हैड लॉस्ट ऑल ओवर बिलोंगिंग्स एट द एयरपोर्ट एट दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पे दिस मॉर्निंग का डैट मॉर्निंग में चेंज हुआ है, और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बी आपके लिए राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, चलिए वो डिस्कस हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स एंड फ्रेजेस। ओके,
with great difficulty he was able to carve out a niche for himself. Okay, with great difficulty he was able to carve out a niche for himself. Okay, ऑप्शन ए दिया है become a sculptor, ऑप्शन बी है did the best he could do, सी में दिया है destroy his career और डी में दिया है develop a specific position for himself. ओके, तो ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। विद ग्रेट डिफिकल्टी ही वॉज एबल टू क्रैब आउट नीड्स फॉर हिमसेल्फ। अब आपको एडम्सन फ्रेज बताना है। अब किसका बताना है, इस पर आपको ध्यान देने रहा। अगर इसमें ये समझने के लिए सेंटेंस दिया गया तो बेहतर है, अदरवाइज नहीं तो इतना ही आएगा आपका, टू क्रैब आउट ए नीड्स फॉर हिमसेल्फ, इतना ही आएगा और इसका आपको बताना होगा कि आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ 11 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे दिया गया है विथ ग्रेट डिफिकल्टी ही वॉज एबल टू कैव आउट ए निश फॉर हिमसेल्फ। अब इससे आपको समझना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है ये बिकम ए स्कल्प्टर, डिड द बेस्ट ही कुड, डिस्ट्रॉय हिज कैरियर, डिस्ट्रॉय हिज करियर, ग्रेट डिफिकल्टी का मतलब समझ, डेवलप ए स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ। तो टू क्रेव आउट निश फॉर हिमसेल्फ, निश फॉर हिमसेल्फ, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है डेवलप ए स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ, जो कि डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द चॉइस विथ एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। तो आपको बताना है एडजेक्टिव, और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। एडजेक्टिव बताना है। द मेजॉरिटी एक्सेप्टेड द डैश प्रपोजल। तो मेजॉरिटी है एक्सेप्टेड द प्रपोजल। तो कब, लेटर, फादर या फिर ओल्डेस्ट। लेटर पता है, बाद में लेटर बाद वाला, और ओल्डेस्ट पुराना, और फादर क्या होगा बताइए आप। चलिए अब इतना बता दिया। तो मेजोरिटी एक्सेप्टेड द डैश प्रपोजल है, एक्सेप्ट होने की मेजोरिटी है, कितना है, बाद में है कि बाद वाला है कि ओल्डेस्ट है कि फादर है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं कौन बताता है 12 का आंसर। तो मैं बता दूं, द मेजोरिटी एक्सेप्टेड द, कौन सा, बाद वाला कि बाद में, ये आपका गलती हो जाएगा, ये गलती हो जाएगा। चलिए ए और बी में बताइए कौन सा राइट होगा। तो मेजॉरिटी एक्सेप्टेड द लेटर होगा या लेटर होगा। तो लेटर प्रपोजल, बाद वाला प्रपोजल, जो कि बाद में प्रपोजल नहीं, बाद वाला प्रपोजल जो है एक्सेप्टेड होने की मेजॉरिटी है, ज़्यादा चांस है। तो ये आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी शैल नॉट गो आउट इफ इट। ओके, ऑप्शन ए में दिया है रैंस, ऑप्शन बी में दिया इज रैनिंग, ऑप्शन सी में दिया हैज़ रैंड, ऑप्शन डी में दिया विल रैन। ओके, सो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब बताना है वी शैल नॉट गो आउट इफ इट। तो आपको बताना है 13 का आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं आपको, वी शैल नॉट गो आउट इफ इट रैंस होगा कि इट इज़ रैनिंग होगा, इट हैज़ रैंड। तो शैल आपका है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि इज रैनिंग का कोई चांस ही नहीं है, विल रैन का कोई चांस ही नहीं है, और हैज रैन का कई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शैल दिया गया है। ओके, फ्यूचर में यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आपका रैंस कंफर्म है कि होगा। ओके, तो रैंस इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर वर्षा होती है तो हम लोग नहीं जाएंगे गो आउट इफ़। तो ये इस टाइप से दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है वो दिया है फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द चॉइस विथ एप्रोप्रिएट कंजक्शन। ओके, मेक हेस्ट का क्या मतलब, जल्दी करना कोई चीज़ को। मेक हेस्ट ओके डैश यू विल बी लेट। ओके, तो मेक हेस्ट बट यू विल बी लेट, जल्दी करो लेकिन तुम लेट हो जाओगे। लेस्ट एल्स एज। अब चलिए एज यू विल लेट, या फिर एल्स यू विल लेट, या लेस्ट यू विल बी लेट। चलिए बताइए 14 का आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं, मेक हेस्ट क्या होगा, बट तो होगा नहीं और एज होगा नहीं। अब बताइए बी होगा कि सी होगा। करेक्ट आंसर बी में सी में बताना है आपको कि कौन सा होगा। तो मैं बता दूं आपको, मेक हेस्ट लेस्ट यू विल बी लेट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेस्ट इजकल टू, मतलब कि लेस्ट इजकल टू नहीं, लेस्ट इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, मतलब कि 15 पे। जल्द ही रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है चूज द करेक्ट वर्ड टू मेक द सेंटेंसेस मोस्ट मीनिंगफुल। देयर इज ए डैश
कब इन आवर सर्कस, देयर इज ए डैश डैश कब इन आवर सर्कस। चलिए यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिया गया है, चलिए दो ही ऑप्शन में बता दीजिए कि कौन सा राइट होगा। ओके, तो बताइए, सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है 15 का आंसर। तो देयर इज ए मेल, मेल में बताना है तो मेल का कोई भी स्पेलिंग बता देगा। ये मेल का स्पेलिंग गलती है, ये आपका राइट है, तो मेल कब इन आवर सर्कस। ओके, तो ये सही आंसर हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। जितना बताया जाए उतना करते जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सच में सपना ही है कोस्ट गार्ड, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, बैच ज्वाइन कर लीजिए। अगर सारा मटेरियल चाहिए, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब कि टोटल A to Z सब्जेक्ट आपको चाहिए, तो वहाँ पर बैच ज्वाइन करिए, 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।